So today we are going to talk or discuss about revolt of 1857. Right. So first we should know why revolt. What is revolt? 1857 is here. It's okay, no problem. But what is revolt? ये रिवोल्ट होता क्या है? रिवोल्ट वो होता है कि जो बहुत पुराने दिन, बहुत पहले से किसी मुद्दे पर या किसी एक व्यापक मुद्दे पर कोई असंतोष होता है और कोई उसको इमीडिएट कॉज मिलता है तो उस पर वो विद्रोह फूटता है। ठीक है, विरोध होता है और बहुत व्यापक विरोध होता है और होता ये कुछ समय के लिए ही है और इसका असर जो है बहुत दूर तक जाता है, इसीलिए इसको रिवोल्ट बोलते हैं। तो हुआ क्या, अब इसका मतलब ये है कि 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और ये इसका रिजल्ट उस वक्त तो दबा दिया गया, लेकिन इसी का वो परिणाम था कि भारत के लोग जागे और 1947 तक में भारत को आज़ादी मिल गई। कितना लंबा समय हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो बात की बात है। अब ये 1857 का रिवोल्ट तो कोई एक इमीडिएट कॉज के अलावा, इमीडिएट कॉज बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से आपके पास कोई पटाखा है और आप उसमें माचिस की तीली लगाए और वो ब्लास्ट किया। लेकिन जो ब्लास्टिंग मशीन है, ब्लास्टिंग मटेरियल है, वो है कि बहुत लंबे समय से जो पीपल में, आम लोगों में जो असंतोष या दुख या तकलीफ जो है उसका कलेक्शन है वो बारूद। तो उसी के इमीडिएट कॉज जो था उस वक्त का वो था इनफील्ड राइफल में एक नया राइफल अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें जो गन पाउडर रखा जाता था उसको खोलने के लिए दांत का इस्तेमाल करना होता था। वो उंगली से या हाथ से नहीं खुलता था, उसको दांत से ही खोला जा सकता था। और ये ऐसा अफवाह हुआ या सच भी हो सकता है कि उसका जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज वो एक मेम्ब्रेन होता है, पतली सी झिल्ली होती है जिसको वो कवर किया जाता है। आप देखते होंगे कभी कुछ दुकान में लेते होंगे तो अपने ढक्कन को बंद करने के लिए ऊपर से एक पॉलीथीन या कुछ रखे, उसके बाद वो बंद करता है ताकि वो टाइट पैक हो। तो वो मेम्ब्रेन था और ऐसा अफवाह था या सच भी है कि उसमें जो मेम्ब्रेन बना है उसमें गाय और सुअर के चर्बी से बना है, क्योंकि उसमें जो है फैट ज़्यादा होता है तो वो विस्कस ज़्यादा होता है तो उसको खोलने में आसानी होती है। तो उस वक्त जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो हिंदू और मुस्लिम आबादी थी। तो गाय हिंदू के लिए पवित्र पशु और मुस्लिम के लिए सुअर हराम। तो दोनों तरफ से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के लिए वो कार्टिलेज को छूना पाप था। ठीक है, तो इसलिए वो इमीडिएट कॉज बना और वो बने मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर में थे और उनको था, तो उन्होंने सोचा क्या कि जब मेरा धर्म, उस वक्त के लोगों में धर्म के प्रति जो है बड़ी आस्था हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जब धर्म खत्म हो ही रहा है तो जिसने हमको ख़त्म करा मेरा धर्म, हम उसको गोली मार देंगे। तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। रिजल्ट ये हुआ कि उनको तोप से बांध करके उड़ा दिया गया। तो बैरकपुर में जो हुआ घटना वो बहुत तेज़ी से फैला, चूँकि इसमें जो सबसे पहले जो लोगों ने शुरुआत की वो थे सेना के लोग, तो इसीलिए इसको सिपाही यानी कि सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। राइट, अब इसका ये इमीडिएट कॉज हो गया, क्लियर। अब बहुत सारा पॉलिटिकल कॉज है, सोशल कॉज है। अभी यहाँ सबसे पहले मैं चूँकि सिपाही का निकला तो सिपाही पे ही बात करूँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सिपाही लोगों में जो था कि पहले 1:10 का रेशियो था। भारतीय सिपाहियों से काम भी ज़्यादा लिया जाता था, उसको पेमेंट कम था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्रेडिट बहुत कम। तो ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा क्या था, एक और है जो आपके शायद बुक में नहीं दिया हुआ है, कि एक और था कि भारतीयों को समुद्र को छूना पाप माना जाता था। फिर कभी बताऊंगा आपको। तो अब क्या किया अंग्रेजों ने, यहाँ के लोगों को अपने दूसरे जो कॉलोनी बसाने के लिए, दूसरे जैसे अफ्रीका में चाहे वेस्ट इंडीज में या कहीं और ले जाने के लिए, तो इंडियन सोल्जर को वो ले जाते थे ओवरसीज यानी कि समुद्र पार। तो समुद्र पार जब ले जाते थे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यहाँ के लोग उनका वॉकआउट कर देते थे।
तो सेना का दूसरा ये बड़ा प्रॉब्लम। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन था, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी नहीं थी, उसके बाद भी जो रहने या उसको और भी जो फैसिलिटीज़ थी उसमें भी बहुत दिक्कत थी, उनका जो वर्क जो पैटर्न था वो बहुत टफ था। तो ये एक असंतोष। अभी इकोनॉमिकल कारण को थोड़ा सा देखते हैं। इकोनॉमिकल कारण में था कि अंग्रेज़ों ने नए नए टैक्सेशन लगाए, तो वो जो टैक्सेशन लगाए तो कहीं ना कहीं हर सिपाही किसी न किसी किसान वर्ग से जुड़ा है। घर में कोई ना कोई पिता हो, चाहे घर में भाई हो या कोई भी हो, तो कोई ना हर कोई कृषक ही है। और अगर घर में कोई परेशान होगा तो निश्चित रूप से ये भी परेशान होंगे। तो इसलिए घर की परेशानियों के कारण भी इनका परेशानी, इनका वर्क कल्चर, इनका सोशल स्टेटस, रिलीजियस बिलीफ, ये सब इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए सिपाहियों ने इस विद्रोह को लीड किया। अब जब सिपाहियों ने लीड कर दिया तो अब आते हैं पॉलिटिकल कॉज पे। तो पॉलिटिकल कॉज क्या था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका मतलब होता है हड़प नीति। अब इसने अलग अलग क्राइटेरिया अपनाया। एक क्राइटेरिया अपनाया कि भाई जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राजा है, या फिर राजा तो उस वक्त के नहीं थे, जो प्रिंसली स्टेट है, तो अगर उसको बिना पुत्र, बिना बेटा के मर गए तो उसका हिसाब से आपका राज्य वो हड़प लेगा, वो अंग्रेज का हो जाएगा। दूसरा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सही से अपने प्रांत की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका वो हड़प लेगा। तीसरा, अगर आपके प्रांत का टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं तो भी वो आपको हड़प लेगा। तो यहाँ पे जो भारतीय लोगों में थी, हमारे लिए जो ज़मीन का टुकड़ा है वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं, हम लोग धरती माँ कहते हैं। तो यहाँ मातृभूमि का एक माँ से एक भावनात्मक लगाव होता है, यहाँ कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। तो अब क्या हुआ कि झांसी की रानी का आपने देखा, लखनऊ में बेगम हजरत महल को देखा आपने, यहाँ बिहार में बाबू कुंवर सिंह। तो इन सब लोगों का राज्य अंग्रेज़ों ने हड़पने की कोशिश की। तो अब जब 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और तब इन लोगों ने भी अपना अपना सब चीज़ एक ही साथ हो रहा था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया तो ये ऐसा हुआ, संयोग से सब एक सूत्र बनता चला गया और विद्रोह आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। तो झांसी की रानी के बारे में आपने सुना, तो ये पॉलिटिकल कॉज। बेगम हजरत महल, ये भी पॉलिटिकल कॉज। फिर ये आपका दूसरा इकोनॉमिकल कॉज मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने डिफरेंट टैक्सेशन, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, इस तरह से अलग अलग टैक्सों, मेन इसका जो टैक्स वसूलने का था कि वो जनरली जो गवर्नमेंट टैक्स वसूलती थी इससे पहले, तो उसमें था क्या कि सो गवर्नमेंट जनता के वेलफेयर के लिए भी कुछ करती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम टैक्सेशन ये लोग करने के लिए ताकि ये अपने पैसों को यहाँ से ले जा सके। राइट। एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ा तो लोग टैक्स देने में असक्षम हो गए। तो फिर अंग्रेज अधिकारियों से पूछा टैक्स नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ज़मींदार बोला कि यहाँ पे कुछ फसल हुआ ही नहीं, केवल घास ही घास है। तो बोला क्या कि सो घास भी अच्छी चीज़ है, उसको बेच करके टैक्स दो। तो वो हो गया। दूसरा बात था क्या कि अब कोई ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता था, तो ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता था तो क्या गया, सेठ साहूकार के पास गया, उससे उधार लिया। अब वो जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता था। अब उस वक्त के लोग साक्षर उतने थे नहीं, हर जगह थंब इम्प्रेशन लेकर के कुछ करता था। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो किसान थे उनका सारा ज़मीन टैक्स पे करने में चला गया या बहुत सारा कर्जा उतारने में चला गया। तो अपने ही ज़मीन पे किसान मजदूर बन के रह गए। राइट। तो उनका हो गया। अब दूसरा क्या है कि एग्रीकल्चर जब डिस्ट्रॉय हो गया तो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, जितना भी कॉटेज इंडस्ट्री है, जितना भी क्राफ्ट्समैन्स हैं, उस सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारा का सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रीज़न था जो आम जनता इससे कोरिलेट कर पाई। राइट। सिपाही का रीज़न अलग था और आम जनता का रीज़न अलग था, लेकिन दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर पाए क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक था। दूसरा, ये जो राजा महाराजा थे, इन लोगों को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण क्या हो गया कि इन लोगों को भी इसका ज़रूरत पड़ा। अब इसको संगठित कैसे करना है? तो लोगों ने इसी बीच क्या हुआ कि 1856 में
तो गवर्नर जनरल कैनिन ने ये घोषणा कर दी थी कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं, अब वो आफ्टर दैट वो जो मुग़ल डायनेस्टी है या मुग़ल को अब राजा नहीं कहा जाएगा, बादशाह नहीं कहा जाएगा, अब उनके जो बच्चे हैं वो प्रिंस कहलाएंगे या जो भी है। तो मतलब अब वहाँ से किंगशिप उनका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो फिर अब लीड कौन करेगा? तो फिर उन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर अपॉइंट किया या बोला कि आप लीड करो, हम लोग यहाँ से आपके नेतृत्व में हम लोग संचालन करेंगे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन रहा कि कौन से लोग नेताओं ने या कौन से स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ पर नेतृत्व किया। तो इस तरह से वो शुरू हो गया। ठीक है। अब सामाजिक कारण में क्या है? पॉलिटिकल कारण क्लियर, इकोनॉमिकल कारण क्लियर। अब सामाजिक कारण क्या होगा कि एक बहुत बड़े डिस्क्रिमिनेशन थे। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि समाज में जो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इंडियंस को कोई इज्जत नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, और हर तरफ एक्सप्लॉयटेशन का था। तो इस तरह से क्या हो गया कि वहाँ पे विद्रोह का कारण हो गया। ठीक है, बहुत सारा ऐसे भी सामाजिक कारण थे, जैसे शादी विवाह में कुछ परेशानी या और बहुत सारा रीज़न था जिसके कारण समाज के आम जनता भी इससे जुड़ने लगे। सबको परेशानी थी। जब सबका दुश्मन एक हो तो सब एक होकर के रिवोल्ट किया। अब ये सप्रेशन का क्या है? सप्रेशन का जो है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत वेल कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरा क्या था कि जो अंग्रेज़ था उस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़ी मिलिट्री थी। उसके बाद हमारे यहाँ कोई लीडर वैसा नहीं था जो कि पूरे इस रिवोल्ट को एक चैनलाइज कर सके, एक अच्छे से उसको फ्रेम दे सके और उसको लीड कर सके। बहादुर शाह जफ़र तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ओल्ड थे। उसके बाद सारे लोग, तो इस तरह से क्या हो गया। अब दूसरी बात क्या थी कि अंग्रेज़ों के जो भी कैप्टन आए वो सब हाईली वेल ट्रेंड स्किलफुल पर्सन थे। तो इन लोगों ने स्किलफुल पर्सन के साथ साथ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी थी उस वक्त, पावरफुल आर्मी थी, ऑर्गेनाइज्ड टीम था। तो इसके कारण हमारा 1857 का रिवोल्ट क्रश कर दिया गया और बहुत जल्दी यहाँ पे वापस से ख़त्म हो गया। अब ये है फेलियर, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? इफ़ेक्ट ये पड़ा कि अंग्रेज़ों ने जो 1:10 का रेशियो था उसको इसने कम किया। अब जो है अंग्रेज़ों की संख्या सेना में ज़्यादा हो गई और यहीं पर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो यहाँ का स्टेटस था वो ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया अपने हाथ में अधिकार, राइट। तो अब यहाँ से इंडिया जो है वो ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ, ना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें से सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ से लोगों को ये जोश आया और ये विज़न आया कि विश्व की जो सबसे बड़ी सेना है उसको भी हम लोग हरा सकते हैं। तो इस तरह से फिर आगे आया और विद्रोह का जो सिलसिला चला। अब जिसके कारण बीच बीच में ऐसा नहीं है 1857 के बाद बंद हो गए, छोटे छोटे स्तर पे विरोध होते रहे। लेकिन फिर गांधी का युग जब आता है तो व्यापक पैमाने पर एक अलग सा 1914 या 16 में जब गांधी जी वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और 1947 तक के पूरे पीरियड को हम लोग गांधी युग कहते हैं। तो इस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ा और ये सारा चीज़ रहा। आई होप अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू।